सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया वक्फ संशोधन मामला। जी हां, अभी पिछली ही वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठन कानूनी दांव पेच के बारे में रायशुमारी कर रहे हैं, समझ बूझ रहे हैं। और कांग्रेस ने तो ऐलान ही कर दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इन सब के बीच कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गए हैं। याचिका में क्या कुछ कहा गया है, क्या डिमांड की गई है, किस तरीके से इस संशोधन को संविधान के खिलाफ बताया गया है और संविधान के किन किन अनुच्छेदों के खिलाफ बताया गया है, मुसलमानों के कौन कौन से अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है, सब कुछ एकदम आसान भाषा में जानेंगे। वैसे असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं इस मामले को लेकर। इसके साथ ही देखेंगे कि कैसे इस देश के कई हिस्सों में इस संशोधन के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट और नाराजगी देखने को मिली है। सवाल यह भी है कि क्या वक्फ की जमीनों को हड़प कर धन्ना सेठों और फ्रॉड बाबाओं को सब। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला किस तरह से पहुंचा है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सचेतक भी थे और संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी, वक्फ संशोधन मामले में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और कहा है कि ये जो संशोधन है ये मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभाव करने वाला है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। अपनी याचिका में इन्होंने तर्क दिया है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार और अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी कांग्रेस सांसद का कहना है कि मोदी सत्ता ने जो संशोधन किए हैं वो संशोधन संविधान के 5 अनुच्छेदों का साफ साफ उल्लंघन करता है, यानी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिनियम अभी तक कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। मगर आप तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति की मंजूरी तो मिल ही जाएगी, इसका अंदाजा शायद सबको है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में लिखा है कि ये अधिनियम मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध ऐसे प्रतिबंध लगाकर भेदभाव करता है जो अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्टों को स्वनियमन की एक हद तक सुविधा प्राप्त है, यानी हिंदू और सिख धर्म के जो ट्रस्ट हैं वो अपनी व्यवस्था एक हद तक अपने हाथ में संभाल सकते हैं। इन्होंने कहा है कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाने वाला है। ये विभेदकारी व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके साथ ही मनमाने वर्गीकरण की शुरुआत भी है, यानी अलगाव पैदा करने की बात, भेदभाव की बात। यही कारण है कि पूरी तरह से मनमानी लग रहा है, जो कि अस्वीकार्य है। इन्होंने कहा है कि यह कानून किसी व्यक्ति की धार्मिक क्रियाकलाप की अवधि के आधार पर वक्फ के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कोई व्यक्ति कितने वक्त से धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल है उसके आधार पर वक्फ करने की सुविधा देना। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की सीमाएं इस्लामिक कानून, रीति रिवाज और मिसाल के अनुसार निराधार हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं। साथ ही ये प्रतिबंध उन व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव करता है जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया है और धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करना चाहता है। यहीं पर संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो जाता है। याचिका में यह भी लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में संशोधन करके वक्फ प्रशासनिक निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना धार्मिक प्रशासन में एक अनुचित हस्तक्षेप है, जबकि हिंदू धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रबंधन विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत विशेष रूप से हिंदुओं द्वारा ही किया जाता है। यानी हिंदू धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रबंधन हिंदू करता है, लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में दूसरों को घुसाने की कोशिश और साजिश। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। और इसी बीच खबर यह भी आई है कि MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। राज्यसभा से बिल पास होते ही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। तमिलनाडु की DMK ने भी यानी याचिका लगाने की बात कही थी। अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दनादन ढेर सारी याचिकाएं लग जाएंगी। अब देखना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कार्यवाही करता है, कब कार्यवाही करता है, इस पर तत्काल रोक लगती है, इस कानून को रद्द करने की बात होती है, या फिर तारीख पे तारीख मिलाड लोग देते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों सदनों से बिल के पास होने पर कहा कि यह एक बड़ा सुधार है, ये कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करेगा। वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही है, जिससे खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। नया कानून
इस समस्या को दूर कर देगा। अब महामानव से कौन पूछे कि बड़ा सुधार और ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बड़ी बातें तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के वक्त भी कहा था, और ऐसी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए कि दुनिया भर के अपराधों का अड्डा बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड। उसमें फिरौती वसूलने का भी आरोप लगा, डराने धमकाने, घुसखोरी, जनता का पैसा लूटने, जांच एजेंसियों से छापा मरवाने तक के आरोप लगे। जिन कंपनियों की दवाइयां गड़बड़ निकली उनसे भी घूस लेने का आरोप लगा कथित रूप से। तो क्या वैसी ही ट्रांसपेरेंसी लाएंगे? जहां तक बात गरीब पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की है, तो 11 साल से आप सत्ता में हैं, इन गरीबों का कितना भला कर दिया? क्या इस बार भी वैसा ही भला करेंगे जैसा नोटबंदी के वक्त भला करने वाले थे देश के गरीबों का? दुनिया भर से काला धन बटोर के लाने वाले थे, सबके खाते में 15-20 लाख रुपया यूं ही मुफ्त में देने वाले थे। सवाल है कि पूरे देश के गरीबों से पसमानदा मुसलमान अलग है क्या? वो अलग टाइप के गरीब है क्या? पिछले 11 साल की इनके कर्मों को देखा जाए तो साफ साफ पता चलता है कि सारी नीति बांटने की है। बांट दो ताकि सामने वाले की लड़ाई कमजोर हो जाए, उनकी आवाज धीमी हो जाए। महिला पहलवानों को याद करिए और अग्निवीर योजना को याद करिए। इस वीडियो में हमने विस्तार से दिखाया था कि कैसे भाजपा के नेता और मंत्री आरएसएस तथा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को बिना ये बताए कि वो लोग भाजपा के हैं, वक्फ बिल के समर्थन में खड़ा कर रहे हैं और उनकी बातों को शेयर कर रहे हैं। यानी बांटने की टेक्निक गरीबों के दिमाग में ये डाल दो कि तुम्हारी कौम में जो अमीर है ना, बड़का बड़का, उन्हीं को वक्फ की संपत्तियों का लाभ मिल रहा है और हम जो कर रहे हैं उससे तुमको भी मिलेगा। बाकी किसको कितना क्या मिलना है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि अब तक क्या मिला है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, कैसे मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलेगा, कैसे पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, इससे ये कोई नहीं बता रहा है। बस होगा ठीक वैसे ही होगा जैसे विकसित भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पता नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, कब चलाएंगे पता नहीं, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कैसी होती है स्मार्ट सिटी, कैसे बनती है, कैसे बनाएंगे पता नहीं। और देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद हो गया, बता दिया गया कि फला 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 शहर को हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है, जाओ ढूंढ लो, देख लो कैसा होता है स्मार्ट सिटी। अब इनकी बकैती पर अगर बात करने लग गए तो कई दिन गुजर जाएंगे, बकैती खत्म नहीं होगी। फिलहाल ये देखिए कि देश के कई हिस्सों से इस बिल के विरोध में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। मिल्लत टाइम्स ने लिखा है कि नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट हुआ। रांची, कोलकाता में उबाल, अहमदाबाद में 50 लोग पुलिस की हिरासत में। यूपी के संभल में जामा मस्जिद में हवन करने पहुंचे थे कुछ लोग, गिरफ्तार कर लिए गए। बिल का समर्थन करने पर नमाजी को कूट दिया गया। यूपी में मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हाउस अरेस्ट में है, उनके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है, यूपी हाई अलर्ट पर है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें डराया जा रहा है। यूपी में हाई अलर्ट जारी है, सभी 75 जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी हो रही है। दोपहर में मस्जिदों में शांतिपूर्ण नमाज पढ़ ली गई। उधर संभल जामा मस्जिद में नमाज के दौरान दिल्ली से आए कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर हवन करने की तैयारी कर ली थी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन नफरती चचा के चेहरे को ध्यान से निहार लीजिए, ये दिल्ली नोएडा से आ गए जामा मस्जिद के बाहर हवन करने। पत्रकार सचिन गुप्ता ने लिखा है कि नोएडा के 6 लोगों सनातन सिंह, वीर सिंह, अनिल कुमार, प्रसाद सिंह आदि को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। बताइए, दिल्ली और नोएडा में इनको हवन करने के लिए जगह नहीं मिली, इसीलिए चले आए यहाँ पर। शायद ऐसे ही लोगों को वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने व्हाट्सएप अंकल का नाम दिया है। ये अंकल लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये चलते फिरते बम टाइप के होते हैं। गलती से भी इनसे यदि आप किसी मुद्दे को लेकर उलझ गए तो ये तुरंत फट जाते हैं, पारा हाई हो जाता है, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं होते ना, तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, अंधभक्त जो होते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की इन विश्व गुरु टाइप तस्वीरों को देखकर ही वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने लिख दिया कि फ्लैग मार्च हो रहा है तो समझ लीजिए कि आज शुक्रवार है। जो इधर देखिए, खबर है कि उत्तर प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अब जिला अधिकारी इस पर लेंगे फैसला, और जिला अधिकारी फैसला बहुत ईमानदारी से लेते आए हैं, आगे भी लेते रहेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी ने लिखा है कि कल बात अब तक कह रहे थे कि नए कानून से किसी संपत्ति को खतरा नहीं होगा और मुस्लिम समाज को कोई नुकसान नहीं होगा, आज इस तरह की बातें होने लगी। वैसे एक चर्चा ये भी हो रही है कि दरअसल वक्फ की संपत्तियों पर धन्ना सेठों और बाबाओं की भी नजर है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि वक्फ कानून का एक बड़ा मकसद ये है कि जमीन हथिया के इन जैसे मित्रों को सौंपी जाएगी। जब सेना की जमीन के साथ ये किया जा सकता है तो मुसलमान किस खेत की मूली है? इन्हें तो जब चाहिए डराया धमकाया मारा जा सकता है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा में भी लगभग 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, वहां से भी पास हो गया। पक्ष में 128, विरोध में 95 वोट पड़े। राष्ट्रपति की मंजूरी अभी बाकी है, मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। अब इससे पहले कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप
प्रतापगढ़ी को सुने। कुछ और सांसदों की इन बातों को सुन लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। ये भारत के लिए बुरी खबर तो है ही, ये पीएम मोदी के विदेश और आर्थिक नीतियों में फेल होने का प्रमाण भी है।